नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश। मैं हूं आसिल गुलाटी गुंबर और जैसा कि ये कहा जाता है कि मतदान हर नागरिक का अधिकार है। लोकतंत्र को मजबूत करना ये चुनाव का आधार है। आइए इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं वोट देकर अपनी अहम जिम्मेदारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दौर जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता का मन किस ओर है, किस मुद्दे पर वो वोट करने निकल रही है और किस पर पड़ने वाली है भारी चोट। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पेश रही है हमारी खास कवरेज। मैंने आपको अपना नाम पहले ही बता दिया और हरियाणा के सभी जो 22 जिले हैं उसमें 90 विधानसभा सीटों पर मतदान अभी जारी है। तो अब 1031 जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला कौन करेगा? वो करेगी जनता जनार्दन। साथ ही उस पार्टी का भी फैसला होना है जो पूरे दमखम के साथ इस चुनावी प्रचार प्रसार और दंगल में अपनी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आई। चुनावों की जो जनसभाएं हैं उसका दौर चला। बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए और आज उन सभी नेताओं का परीक्षा का दिन है। जी हाँ, क्योंकि जनता के भरोसे पर जो तमाम वादे उन्होंने किए हैं उस पर वो कितना ज़्यादा खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स। पेपर उनका कौन सा है कि भाई वोट लेकर वो सत्ता पर काबिज हो, लेकिन कितने प्रतिशत वोटिंग मार्जिन से जीतते हैं इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता को करना है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन उससे पहले एक रुख हेडलाइंस की तरफ। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। 9 बजे तक 9.53% मतदान। हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता कुल 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का कर रहे हैं फैसला। चुनाव में 101 महिला प्रत्याशी जबकि 930 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में। कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री ने जनता से लोकतंत्र के पावन पर्व का हिस्सा बनने की अपील की। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। हरियाणा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का कर रही है दावा। कांग्रेस की भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश। नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दुष्यंत चौटाला और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने किया मतदान। तो देर किस बात की शुरुआत करते हैं हरियाणा के लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हमारी महाकवरेज जनादेश की। तो वोटिंग की जो प्रोसेस थी वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और मतदान का जो दौर है वो अभी भी जारी है। तो आज प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अब तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो तमाम जो अलग अलग वहाँ पर सीट्स हैं वहाँ से किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि हमारे नीचे ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हैं कि मतदान प्रतिशत किस तरह से चल रहा है। तो सुबह 9 बजे तक इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए 9.53% मतदान हो रहा है और अब तक कुल ये मतदान हुआ। अब जिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। अम्बाला जिले में 11% को क्रॉस कर गया मतदान। करनाल में भी 11.10%, कुरुक्षेत्र में 11% का मतदान। कैथल जिले में भी 10% के आसपास। गुड़गांव अर्बन एरिया मतदान वाले थोड़े पीछे चल रहे हैं, 6% से ज़्यादा का मतदान गुड़गांव में। जींद में सबसे ज़्यादा 62.71%। ये हमेशा से ऐसा होता है कि रूरल और अर्बन में जब मतदान का वोटिंग परसेंटेज सामने आता है तो रूरल वाले यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा बाजी मारते हुए नजर आते हैं। करनाल जिले में 11.10% की वोटिंग की गई है। मनोहर लाल खट्टर को आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भी 11% के आसपास, कैथल में भी 10% के आसपास का मतदान। मनु भाकर को आप देख सकते हैं कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। कुलदीप बिश्नोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज
लगातार ये तस्वीरें लोगों को घर से निकलने पर मजबूर करेंगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं है भाई। अपने घर से निकलिए और वोटिंग की इस प्रक्रिया में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि जब हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो आप आएँ और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझें और वोट ज़रूर डालें। और इसी की अपील प्रधानमंत्री द्वारा भी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पहले आप वोट कीजिएगा, फिर पेट पूजा। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि पहले वोट करना ज़रूरी है। तो ये तमाम हमने आपको जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से जो वोटिंग प्रतिशत आया है, वो अभी तक का 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें, हाथ में वोटर ID कार्ड, लोकतंत्र की खूबसूरत स्वस्थ तस्वीर। तो हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान जारी है और हरियाणा के जो 22 जिले हैं, 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिन्हें 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। अब इसमें महिला प्रत्याशी 101 है और 930 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पे है, जो लगातार हम कह रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तौर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाए। तो विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान, और बड़ा मज़ेदार इस बार ये है कि तमाम कई निर्दलीय छोटे दल क्या गेम चेंजर की भूमिका में होंगे। और वो जो 3 लाल जिनसे पूरी राजनीति बदल गई थी हरियाणा की, अब हरियाणा की राजनीति का रंग क्या होगा। और सबसे अहम यहाँ पर है कि यहाँ क्या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करेगी। और यहाँ कांग्रेस और आप पार्टी दोनों अलग अलग तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हालांकि इंडी लाइन्स में एक साथ खड़े होने का शायद मुझे लगता है सिर्फ दावा करते हैं। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस और आप पार्टी अलग अलग लड़े, वहाँ साफ तौर पर कांग्रेस पर डेंट और आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनाव नहीं भूलने चाहिए। तो उस लिहाज से इस बार के चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि निर्दलीय क्या गेम चेंजर या किंग मेकर बनते हैं ये भी देखना होगा। और दलित पॉलिटिक्स और जो जाट वोट बैंक है वो कितना बड़ा कारक साबित होता है हरियाणा के चुनाव के लिए, ये हम देखेंगे। हालांकि इसका फैसला 8 अक्टूबर को। तो मतदान का ये पर्व जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। युवाओं से लगातार कहा जा रहा है कि भाई आप आगे आएँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की जा रही है। तो मतदाता जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, सुबह 7 बजे से ये शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में क्या बूढ़ा क्या जवान, सभी को अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करना है। और भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर के तौर पर हम आपसे वो तस्वीरें भी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि नायब सिंह सैनी ने अपना वोट डाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बहुमूल्य वोट दिया। और आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुमूल्य वोट देने की प्रक्रिया जो है वो कितनी अहम है। तो 90 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया, भारतीय चुनाव आयोग ने भी लगातार अपील की है कि भाई घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। 20,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनके लिए अहम जिम्मेदारी ये कि भाई इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया को सफल बनाया जाए। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करने के लिए बाहर निकलें, प्रधानमंत्री ने भी 90 सीटों के इस मतदान के लिए प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व पर जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हरियाणा के विधानसभा के लिए वोटिंग है और सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो लोकतंत्र के पावन उत्सव का हिस्सा बने, मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। और इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी शुभकामनाएं। तो भाई रिकॉर्ड कायम करने के लिए क्या करना होगा? घर से बाहर निकलना है और अपने वोटिंग का जो हक है उसका इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री की अपील, खासतौर पर युवा साथियों को विशेष शुभकामनाएं। और
शो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ स्टूडियो में भी ख़ास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ जो ग्राउंड ज़ीरो पर हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे साथ जो स्टूडियो में ख़ास मेहमान, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। विजय त्रिवेदी साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत त्रिवेदी साहब आपका जनादेश में, जनता का आदेश है। पहला सवाल सर यही मेरा कि हरियाणा की राजनीति का जब हम जिक्र करते हैं, हमारे साथ दो हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, कुमार आलोक, साथ ही साथ मुकेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं और अदिति टंडन, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे त्रिवेदी साहब आपसे। हरियाणा की राजनीति को आप बहुत सालों से देख रहे होंगे, इस बार जो निर्दलीय हैं और छोटे दल कितनी बड़ी भूमिका निभाते हुए आपको नजर आते हैं? किंग मेकर या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा पासा पलटने का मादा रख सकते हैं? हरियाणा का चुनाव जो है इस बार इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरह से अपनी हैट्रिक लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है इस सरकार में। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में केंद्र में तो अभी हैट्रिक लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या यहाँ पर यह हो सकता है? उसका जो एक सहयोगी अभी पिछली बार सरकार में रहे, उन्होंने कुछ समय पहले अपनी दोस्ती तोड़ी जेजेपी, वो बाहर हो गई, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि इस बार बहुत सारे छोटे दल भी और निर्दलीय भी बड़ी तादाद में मैदान में हैं। उसमें जेजेपी है, आईएनएलडी है, बीएसपी है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है और निर्दलीय उम्मीदवार भी है। तो क्या वो छोटी छोटी पार्टी, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है, हालांकि उसकी भूमिका अभी बहुत मजबूत तरीके से वहाँ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन क्या वो अलग अलग विधानसभाओं में, क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य है, वहाँ की विधानसभाओं की जो वोटर्स की तादाद है वो कम है, इसलिए छोटे वोट भी कई बार सीटों का नतीजे बदल सकते हैं। इसको आप इस तरह से देखिए कि यदि 2019 का विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट तो ज़्यादा मिले थे 2014 के मुकाबले। उस समय जब 33% वोट मिले थे, लेकिन 36% वोट मिले 2019 में, लेकिन सीटों की संख्या 10 कम हो गई करीब करीब। तो इसलिए छोटी छोटी पार्टियां भी क्या निर्दलीय इस चुनाव को बदल सकती है। हालांकि हरियाणा के लोग ज़्यादातर समय एक क्लियर कट मैंडेट देते हैं और वो बहुत कन्फ्यूजन नहीं रखते। तो अब देखना है कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बदला, क्या वो दाव सफल हो पाता है, या कांग्रेस जो लंबे समय से 10 साल से इंतजार कर रही है उसको ये मौका मिल पाता है। अदिति जी जुड़े हुए हैं। अदिति जी, मौका मिलेगा या नहीं इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस की स्थिति के बारे में जिक्र किया जाए तो इंडिया अलायंस कहने को साथ साथ में है जब हम बात करते हैं आप पार्टी और कांग्रेस, लेकिन कई ऐसे राज्य जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स भी उतारे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। यहाँ पर ये दांव किसके पाले में जाता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत देर तक इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बैक एंड फोर्थ चलता रहा हरियाणा प्री पोल अलायंस को लेकर। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, वो सब चाहते थे। उन्होंने इनफैक्ट राहुल गांधी को ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हरियाणा में हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा, एक पूरी नेशनल यूनिटी का सिग्नल देने के लिए भी और हरियाणा में भी। पर जाहिर सी बात है वो नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को एक पोल पोजीशन में मान रही थी हरियाणा में, और वो है भी। जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी जो सीट्स हैं हरियाणा में उस पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और ये जो बाकी छोटी छोटी पार्टीज हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में ये रहने वाला है कि देखिए, पहले आप देखते थे कि रीजनल प्लेयर था, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है वो लड़ता था, बीएसपी कभी कभी कुछ सीट्स लड़ती थी। लेकिन इस बार प्री पोल अलायंस दो इम्पोर्टेंट छोटी रीजनल पार्टीज के बीच हुआ है। जेजेपी ने जाके आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है और आईएनएलडी ने जाके बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए, जेजेपी और आजाद समाज और बीएसपी और आईएनएलडी दलित वोट को किस तरीके से तोड़ती हैं और जाट वोट को किस तरीके से तोड़ती हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। क्योंकि हम सबको ये ज्ञात है आंचल कि हरियाणा में बीजेपी का ज्यादा दारोमदार नॉन जाट पॉलिटिक्स पर है।
और कांग्रेस का मैक्सिमम दारोमदार इस चुनाव में जाट और दलित पॉलिटिक्स पर है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में पकड़कर एक पूरा मुद्दा बनाया लोकसभा इलेक्शंस में। वो सेम नैरेटिव इन्होंने हरियाणा में भी कैरी किया। इसी नैरेटिव के चलते हुए ये अशोक तंवर को भी वापस लेकर आए, जो अशोक तंवर अब ज्वाइन किए हैं पार्टी में। और कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अब मैं 360 वो तो मौसम वैज्ञानिक बन गए मुझे लग रहा है। और हाँ 5वीं बार। और आयाराम गयाराम कल्ट मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती थी। वो मुझे लग रहा है इतना बढ़िया तरीके से चरितार्थ कर दिया उन्होंने। चलिए हमारे साथ दोनों रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। आप दोनों के पास आऊंगी क्योंकि कुमार आलोक बहुत वक्त से कांग्रेस कवर कर रहे हैं और सुबह से ही मुकेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के मतदान केंद्र पर वो पहुंचे, अपना वोट डाला और उन्होंने हरियाणा की जनता से क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई 100% वोट करने की आपसे अपील है और बीजेपी 8 अक्टूबर को भारी अंतर से तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी करिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मतदान करें इस लोकतंत्र के महापर्व में, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रि भी चल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। और हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया और लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल किया। उसके बाद स्याही लगी अपनी उंगली भी दिखाई और कहा कि भाई वोट करना सभी का संवैधानिक अधिकार, इसको करने के लिए जरूर निकलें। बात करते हैं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने हिसार के पोलिंग बूथ पर मतदान किया, साथ ही हरियाणा की जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील भी कर डाली। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। अब भिवानी की तोशाम विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने भिवानी के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। तो तमाम ये बड़े नाम जो इस बार राजनीति में हरियाणा की असर डालते हुए नजर आएंगे। 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, श्रुति चौधरी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। भिवानी के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया है। आज बहुत बड़ा दिन है। मतदाता अपने मतों के द्वारा भविष्य तय करेगा और बहुत अच्छा भविष्य तय करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि बार बार किस पार्टी ने यहाँ पे लगातार हर वर्ग के लिए काम किया है और भाजपा की नीतियाँ भी हैं, नेता भी हैं, तो हर तरीके से यहाँ पे हर वर्ग आज साथ खड़ा हुआ है। और अचानक कला से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व लोकसभा सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का उपयोग करें। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने झज्जर के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया।
तो मनु भाकर ने झज्जर के एक मैदान केंद्र पर वोट डाला और जब इस तरह की शख्सियत जो कि खेल जगत से जुड़ी हैं, बड़ा नाम कमाया, वोट डालने निकलती हैं तो साफ संदेश आम जनता को भी कि आज के दिन को छुट्टी ना समझकर अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल किया जाए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और अब इस मंथन को आगे बढ़ाएंगे। दो हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान भी हैं, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हैं। कुमार आलोक के पास चलेंगे। कुमार, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे आया राम गया राम कल्ट, जो कि बहुत चरितार्थ होता हुआ नजर आता है जब भी चुनाव आते हैं। हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये चरितार्थ होता हुआ नजर आया। कितना बड़ा कारक और गेम चेंजर हो सकता है इस बार के नतीजों पर? आपने सही कहा, आया राम गया राम की जो कहानी है वो हरियाणा से ही शुरू हुई थी और आप हरियाणा के जो 3 छत्रप नेता थे, बंसीलाल हो, देवीलाल हो, भजनलाल हो, इन तीनों के बीच ही राजनीति, हरियाणा की राजनीति केंद्रित होती थी। और आया राम गया राम की कहानी और इतिहास अगर हम बताएंगे तो बहुत विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा, लेकिन ये चीज हुआ है, ये हरियाणा से ही शुरू हुआ है और ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा गढ़ रहा है वो हरियाणा रहा है और यहीं से हॉर्स ट्रेडिंग आपको हर एक राज्य में देखने को मिला। हम वर्तमान में भी देख रहे हैं या पिछले दिनों भी देखे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटका हो, हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात होती है, लेकिन उसका गढ़ जो है वो गढ़ जो हरियाणा रहा है। और इस बार जो फाइट है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो फाइट है, उसमें लोग कह रहे हैं कड़ा फाइट है और नायब सिंह सैनी के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही मधुर इंसान है और उनकी छवि एक तरह से अलग तरीके की है यहाँ पर हरियाणा में। तो उसको लेकर जो भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट आवर में उनको 5 महीने पहले उनको मौका दिया और काफी उनकी छवि लोकप्रिय है। उस लोकप्रिय छवि को भाजपा यहाँ पर भुना रही है। लेकिन जहां तक इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं या छोटे छोटे दलों की बात कर रहे हैं, चाहे वो INLD हो जिन्होंने BSP के साथ समझौता किया है, चाहे वो आजाद पार्टी हो जो दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने समझौता किया हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अगर पॉपुलर छवि को आप छोड़ दें, जैसे गोपाल कांडा है, सावित्री जिंदल है, ये बड़े नाम है निर्दलीय में जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में मैं देख रहा हूं, पानीपत में मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे 4-5 सीटें हैं, यहाँ 4 सीटों में से 2 सीटों पर निर्दलीय बहुत ही कड़ा फाइट कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीधी टक्कर लोग बता रहे हैं उसमें इन इंडिपेंडेंट्स और खासकर जो छोटे छोटे दल हैं उनका क्या रोल रहेगा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं कहीं मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, कहीं कहीं खेल भी बिगाड़ सकते हैं। मुकेश हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे अहम ये भी जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि जब हम तमाम वोटिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो नू को छोड़कर अच्छे खासे वोट मार्जिन से भाजपा जीती थी। इस बार अगर देखा जाए तो ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को कहाँ से, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी चौथी बार भी सत्ता में काबिज होने की। बिल्कुल, अगर आप देखें जिस तरह से 2019 के बाद जो अभी का समीकरण बदला है, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है वो पीछे नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह का वोट बैंक है, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे आप कुरुक्षेत्र में देख लें, करनाल में देख लें, तो काफ़ी बीजेपी के पास है यहाँ पर दबदबा और जहाँ पर उनके प्रत्याशी जो हैं वो शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। और ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस बीजेपी के बीच की लड़ाई है, लेकिन कहीं कहीं जो है आम आदमी पार्टी या दूसरी जो पार्टी है जसपा है जो अपना यहाँ पर दाव खेलने की कोशिश करेगी। दुष्यंत चौटाला खुद जो है डिप्टी CM रह चुके हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में, तो ऐसे में ये जो तमाम प्रत्याशी हैं ये भी जोर आजमाइश करेंगे। इस समय हम गुड़गांव के पास मौजूद है और अब देखिए चाहे महिलाएं हों बुजुर्ग हों, वो लोग लगातार अपने वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, उतर करके जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा वोट परसेंटेज यहाँ पर कम है, 6% से थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे गुजरेगा यहाँ के लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। शनिवार का दिन है, खिली हुई धूप भी है,
है तो एंजॉय भी करेंगे और वोट कास्ट भी करेंगे। मैं कुछ सीनियर सिटीजन से मिल करके आया अंदर, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी अंदर जा करके ही वोटिंग हो रही है। वो बता रहे थे कि जिस तरह का बदलाव वो उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह की बातें देश में चल रही हैं, वो भी चाहते हैं कि एक सिक्योर सरकार आए, सुरक्षा का माहौल हो देश में, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ उसको लेते हुए भारत जिस तरह से अपने पैरामीटर्स पे खड़ा है और जिस तरह से देश ने काम किया है, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने पिछले 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां वो गिनवाई। उन्होंने बताया कि कौन कौन से बड़े यहाँ फैसले लिए गए उनकी गवर्नमेंट में, किस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया गया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जितने ज़्यादा वोटर्स आएंगे उतना ज़्यादा वोट कास्ट होगा और एक अच्छी सरकार देखने को मिलेगी। तो ये जो अभी कैंपेन है, जो वोट कास्ट चल रहा है, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा निश्चित तौर पे तस्वीर पारा बढ़ेगा तो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का आंकड़ा उसमें 9 पॉइंट बिल्कुल पारा बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ता है वो भी हम देखेंगे। मुकेश हमारे साथ मौजूद आकांक्षा भी है पंचकुला से। आकांक्षा, चौटाला फैक्टर का अगर जिक्र किया जाए तो 2019 में अभय चौटाला ने करीबन इनेलो के लिहाज से 2.5% का वोट हासिल किया। इस बार क्या ये फैक्टर अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाएगा, और अगर नहीं तो क्या हम समझे चैप्टर फिनिशेस फॉर चौटाला? देखिए, चौटाला है, आप दो पार्टियों में चौटाला परिवार जो है वो बट गया है, एक तो जेजेपी में और एक इंडियन नेशनल लोकदल में। जो ओम प्रकाश चौटाला है और अभय चौटाला है वो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला है। अगर हम बात करें पिछली सरकार की तो गठबंधन में 10 विधायकों के साथ जेजेपी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और तभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे दुष्यंत चौटाला। अगर हम इस बारी की बात करें तो दोनों ही पार्टीज अलग अलग लड़ रही हैं, दोनों ही रीजनल पार्टीज हैं, दोनों का ही बहुत जाट बैंक वोट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बार भी उनका होल्डिंग जो है स्ट्रांग है और दोनों ही पार्टीज जो हैं वो गठबंधन कर रही है। जेजेपी ने बीएसपी के साथ एएसपी के साथ गठबंधन कराया है और आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ गठबंधन कराया है। तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज भी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान करेंगी, एक महत्वपूर्ण जो उनका भी एक वो रहेगा कि किस तरीके से जो है वो इलेक्शंस में। ये तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रीजनल पार्टीज में कुछ ना कुछ तो वोट बैंक को लेकर जाएंगे ही जाएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में से कुछ नेता बागी हो गए थे, कुछ नेता पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो सबसे ज्यादा फायदा जो था वो इन रीजनल पार्टीज को ही हुआ था। या फिर जो अगर वो निर्दलीय भी इस वक्त जीत कर आते हैं तो वो निर्दलीय भी किसको सपोर्ट करेंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और हरियाणा का सियासी दंगल इस वक्त नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि जनादेश पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। क्योंकि कुमारी शैलजा जो कह रही हैं कि हरियाणा की किस्मत बदलेगी, क्या वो अपनी किस्मत बदलने की बात तो नहीं कर रही है? इस पर करेंगे और चर्चा वक्त छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जनादेश में क्योंकि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार ये जो 90 सीटें हैं जिसको लगातार हम कह रहे हैं, इन 90 सीटों का समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। 90 सीटें हरियाणा विधानसभा की। अब इसमें सामान्य कितनी है? 73, SC के लिए आरक्षित 17, ST के लिए आरक्षित 0, कुल ज़िले 22 हैं। ये सीटों का समीकरण हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और वहीं कुल मतदाता कितने हैं? मतदाता 2 करोड़ से ज़्यादा, पुरुष मतदाता 1 करोड़ से ज़्यादा, महिला मतदाता 95 लाख से ज़्यादा, थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें तो 460 से ज़्यादा हैं। और कुल उम्मीदवारों पर अब चलते हैं ग्राफिक्स को पलटते हुए। तो उम्मीदवार 1031 उम्मीदवार हैं और 20,632 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें चुनावी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पुरजोर पक्की की गई कि भाई निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके।
और उम्मीदवार 1031, पुरुष 930, महिला 101। तो ये उम्मीदवारों को इस तरह से बांटा गया। और आइए अब देखते हैं कि पार्टी वार समझने की कोशिश करते हैं उम्मीदवारों को। तो भाजपा के 89 उम्मीदवार हैं, 22 जिले, 90 सीटें, 89 उम्मीदवार भाजपा ने इस बार उतारे हैं। तीसरी बार कोशिश होगी हैट्रिक लगाने की, कोशिश होगी कि एक बार फिर जनता को जो वादे किए हैं उस पर खरी उतरे भाजपा। इसमें पुरुष उम्मीदवारों का नंबर हमने आपको बताया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाने की कोशिश लगातार भाजपा कर रही है तमाम स्टेट्स में नंबर्स बढ़ाकर। और रुक कर लेते हैं अब कि कांग्रेस के पुरुष उम्मीदवार 77, महिला उम्मीदवार 12। हालांकि इनकी लिस्टों में आने में इतनी देरी हुई थी कि एक बार को तो लगा था शायद चौथी पांचवी लिस्ट और पता नहीं कितनी लिस्ट आएंगी। आप पार्टी की बात करें तो 77 पुरुष उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार 11, और वहीं जेजेपी 59 पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार 7। इस तरह से समीकरण बिठा रही है तमाम पार्टियां। इनेलो 44 पुरुष उम्मीदवार, 7 महिला उम्मीदवार। तो इनेलो, जेजेपी तमाम छोटी पार्टियां, लेकिन कैसे अगर कोई स्थिति बनती है और बसपा 31 पुरुष उम्मीदवार और 4 महिला उम्मीदवार, बसपा ने भी गठबंधन किया है। कोशिश होगी कि दलित वोट बैंक कैसे ट्रांसफ़र हो। अब यहाँ नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्दलीय 423 पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार 41। मतलब निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं कि वो खेल बिगाड़ भी सकते हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा दारोमदार इन पर है इस चुनावी समीकरण का। वहीं अगर पार्टीवार देखें तो 2019 के नतीजे हैं। तो जो 90 सीटें थी 40 भाजपा के खाते में गई, कांग्रेस ने 31। क्या जेजेपी 10 नंबर को आगे बढ़ा पाएगी? निर्दलीय ये नंबर आगे बढ़ा पाएंगे? इनेलो, हलोपा क्या 1 नंबर से आगे बढ़ पाएंगे? इस बार 2024 के चुनावों में ये देखना होगा। लेकिन ये वो जीत का समीकरण है 2019 के चुनावों के जो नतीजे हैं। क्या इसमें अपना वोट बैंक या वोटिंग प्रतिशत बढ़ा पाएगी भाजपा? पिछली बार का वोटिंग जो प्रतिशत था वो करीबन 36.49%, कांग्रेस का 28 के पार, जेजेपी 14, निर्दलीय 9, इनेलो हलोपा 2 का भी कम। तो क्या ये वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपके वोटिंग पैटर्न पर निर्भर करता है, और क्या वो बढ़ेगा ये देखना होगा। 2024 के चुनावी नतीजे, भाजपा के पास 5 सीट, कांग्रेस 5। तो ये लोकसभा के चुनावों के जो नतीजे सामने आए थे ये उसके हैं, जिसमें भाजपा के पास 5 सीटें उसके खाते में गई और कांग्रेस के पास भी 5। तो यहाँ पर एक तरीके से एक इक्वालिटी हम बोल सकते हैं दोनों सीटों को लेकर, दोनों पार्टीज़ के लिए। वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए, वोट प्रतिशत, तो भाजपा का 46 और लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वहाँ ये कांग्रेस के पास 43। तो मार्जिन कम रहा। लेकिन सबसे अहम हो जाता है वीआईपी कैंडिडेट्स कौन से हैं, यानी वो बड़े नाम जिनको लेकर तमाम चुनावी पार्टियां वोट मांगती हैं। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री लाडवा सीट से, और आखिर में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ ऐसा ही हुआ था उत्तराखंड में भी, क्या वही रिपीट होगा ये देखना होगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आखिरी चुनाव होगा? गढ़ी सांपला किलोई और बड़ा नाम कांग्रेस की राजनीति का जब बात करते हैं, पूर्व हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अमाला कैंट, हरियाणा से अनिल विज जाने जाते हैं अपने कई फायरब्रांड बयानबाजी के लिए। बदली हरियाणा से हरियाणा के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, अच्छा खासा जनाधार है उनका। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं त्रिवेदी साहब। अब कुमारी शैलजा कह रही हैं कि भाई इस बार जब जो जनता वोट करने निकल रही है तो किस्मत बदल जाएगी हरियाणा की। अपनी किस्मत बदलने की बात तो नहीं कह रही हैं वो? देखिए, सबसे पहले राजनेता अपनी किस्मत बदलने की ही सोचता है। उस किस्मत को बदलने के लिए सारी एक्सरसाइज की जाती है जी। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, जैसे राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर लोकसभा चुनावों के दौरान भी घूमते रहे, विधानसभा चुनावों में घूमते रहे, तो उन्हें उम्मीद है कि भाई लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनावों में कुछ फ़ायदा उनको हो पाए। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ कि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वो एक जाट वोट बैंक है और दूसरा दलित वोट बैंक माना जाता है। अब दलित वोट बैंक की जिम्मेदारी थी शैलजा जी के पास। शैलजा जी को सीट्स ही नहीं दी गई। विधायकों का जो टिकट्स बांटे गए उसमें ज़्यादातर वोट सीट जो है हुड्डा साहब को मिली है, 72 मिली है 90 में से, और 8-10 विधायकों के टिकट
शैलजा जी के कहने पे मिले। शैलजा जी लगातार नाराज रही यहाँ पर आकर, स्टूडियो में आकर तो कई बार मैंने दर्शन किए हैं शैलजा जी के, वैसे हरियाणा के चुनावों में नहीं हुए, वो नाराजी लगातार बनी रही। और लास्ट डे पर जब दलित वोट को लेकर चिंता हुई तो अशोक तंवर की भी एंट्री भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में करवा ली गई। तो क्या दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहेगा, ये कांग्रेस की जो पूरी एक्सरसाइज है वो तय करेगा। और शैलजा जी पर भी मुझे नहीं लग रहा कि शैलजा जी को लेकर कांग्रेस लीडरशिप ने कोई बहुत बड़ा एश्योरेंस उन्हें दिया है कि वो यदि सरकार बनती है कांग्रेस की तो वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी। लेकिन शैलजा जी की पूरी एक्सरसाइज यही है कि दलित होना चाहिए, महिला होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री कांग्रेस की जो तस्वीर है उसे बदल सकता है। एक चीज़ मैं जानकारी के लिए बताऊं कि अदिति जी जैसे चर्चा कर रही थी कि आप आदमी पार्टी को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और राहुल गांधी ने बहुत एक्सरसाइज की थी, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पर समझते थे कि यदि आम आदमी पार्टी उनके साथ रहेगी तो आसानी रहेगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस वजह से वो नहीं हो पाया। अब तो जो चुनाव नतीजे आप बता ही रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है, हमारे सारे सहयोगी आपके बता रहे हैं कि कितने निर्दलीय आते हैं, कितने दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, क्या वो इस बात को तय करेंगे। लेकिन हरियाणा में दल बदल, पार्टियां बदलना, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। अशोक तंवर साहब की तो है ही, लेकिन एक हीरानंद आर्य साहब हुआ करते थे 67 में, उन्होंने 7 बार पार्टी बदली, 7 बार, जैसे 7 वचन होते हैं शायद, 7 वचन की तरह। और जो गयालाल थे वो भी 1967 में एमएलए बने थे, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। और अहम बात यह है कि जो कांग्रेस कहती है वो अपनी बात पर कायम नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई सांसदों को हम टिकट नहीं देंगे, ना शैलजा को ना सुरजेवाला को। तो क्या वो रास्ता बना रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रास्ता बना रहे थे कांग्रेस के लिए? इस पर भी इस पूरे टेक पर लेंगे टिप्पणी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जहाँ देश में ये चर्चा रहेगी जारी। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के का स्वागत। जनादेश में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो 90 सीटें हैं, 22 जिले, वोटिंग लगातार जारी है। अदिति जी, कांग्रेस ने कहा था कि भाई हम अपने सांसदों को टिकट नहीं देंगे, कुमारी शैलजा उनसे नाराज रहीं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता बना रही थी कांग्रेस, या कांग्रेस के लिए रास्ता बना रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? और इस बार का उनका चुनाव आखिरी माना जा रहा है, तो क्या खुशखबरी लेकर आएंगे हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए हरियाणा से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया था कि एमपीज को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, वो ज्यादा इस बेसिस पर लिया गया था कि कांग्रेस को ये उम्मीद थी और उम्मीद अभी भी है कि वो आराम से हरियाणा का इलेक्शन जीत रहे हैं, जिस वजह से उनको ये लगता है कि किसी का एमपी होना उसकी चीफ मिनिस्टरशिप के आगे बाधा नहीं आता। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कांग्रेस की हिस्ट्री में जहां एमपी होते हुए लोग सीएम बने हैं। नाम प्रपोज कर दिए जाते हैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, और फिर हाईकमांड की एक डायरेक्शन पे आपको पता है कि पार्टी में सिलेक्शन हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से, और मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में ये चुनाव बेसिकली राहुल गांधी ने और सोनिया जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये डिसाइड किया स्ट्रैटेजी वाइज कि हम 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है उसके बेसिस पे जीत ही रहे हैं, और इनके जितने भी इंटरनल सर्वेज हैं वो 50 से ऊपर सीट्स दे रहे हैं, प्रोवाइडेड कि वो सर्वेज दे स्टैंड गुड। क्योंकि हमें पता है आजकल सर्वेज कितने गलत भी हो जाते हैं, एग्जिट पोल्स कितनी बार गलत हो जाते हैं, ओपिनियन पोल्स गलत हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, ये इस वजह से एमपीज को उन्हें उतारना जरूरी नहीं समझा। जैसे रणदीप सुरजेवाला हैं, आपको पता है कि कैथल उनका एक होम सेगमेंट है। पिछली बार 2019 में कैथल से चुनाव हार गए थे, और उसके बाद जिंद से बाय इलेक्शन भी असेंबली का वो हार गए थे। तो एक जाहिर सी बात थी कि उन्होंने ये जताया था कि मुझे दोबारा चांस दिया जाए, लेकिन पार्टी ने कहा कि एमपीज का होना भी इस वक्त इक्वली जरूरी है। आंचल, हम ये ना भूलें कि सरकार जो भाजपा की सरकार है वो एनडीए में टीडीपी और जेडीयू और तमाम घटक दलों के साथ मेजॉरिटी में बनी हुई है। तो कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक एक एमपी लोकसभा का मैटर करता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के एमपी हैं, इसलिए उनको नहीं लड़ाया गया। शैलजा लोकसभा एमपी है, नहीं लड़ाया गया। और रणदीप राज्यसभा एमपी हैं, और जितने भी इनके 6 एमपीज हैं।
तो उनको नहीं लड़ाया गया। लेकिन बार बार पार्टी ने कहा है कि ये उनके रास्ते में नहीं आता। और आपको इनफैक्ट ये बता दूं मैं कि कुमारी शैलजा से परसों सुबह अशोक तंवर को ज्वाइन करवाने से पहले राहुल गांधी ने सोनिया जी के घर पर मुलाकात की। बाकायदा आधा घंटा ये लोग आपस में बैठे और डिटेल में चर्चा हुई। और पार्टी का आज भी ये मत है कि जो चीफ मिनिस्टरशिप का सवाल है वो एक पोस्ट पोल सिनेरियो का इशू है, जैसे कि कांग्रेस में हमेशा होता है। एक्सेप्शन आपको याद है 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए की गई थी, जब उनको पंजाब चुनाव से पहले चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया था और वो जीते भी थे। तो ये एक्सेप्शंस बहुत कम है कांग्रेस में। ज्यादातर हमेशा पोस्ट पोल सिनेरियो रहता है और हाईकमांड अपने पास चाबी रखती है पावर की। और अगर देखिए, अगर बहुमत अच्छे से आता है तो जाहिर सी बात है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा क्लियर चॉइस होंगे, क्योंकि जैसा कि विजय जी ने कहा कि 70 से ज्यादा कैंडिडेट्स तो उन्हीं की चॉइस के, उन्हीं की एडवाइस पे रखे गए हैं। लेकिन पार्टी को ये करने से कोई नहीं रोकता कि शैलजा जी का भी नाम सीएलपी में प्रपोज हो जाए, रणदीप जी का भी प्रपोज हो जाए, फिर एमएलए चूज कर ले किसको करना है। तो जाहिर सी बात है एमएलए किसे चूज करेंगे। उस्ताद सारे गुर सिखाता है शागिर्द को, लेकिन एक आखिरी जो कहते हैं ना कि ब्लाइंड स्पॉट वो अपने पास रखता है। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने, जो हरियाणा के मतदाता हैं, उनके मन में क्या है, उनके मन को टटोलने की कोशिश की है, उन मतदाताओं से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों के लिए मतदान यहां पर जारी है। 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पुरुष जितने उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आए हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं। हम मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि वो यहां के रहने वाले, लोकल रहने वाले, मतदान कितना इम्पोर्टेंट है। मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है जी। सड़कों की सुविधा है, वाहनों की आवान जावन सही है, भाई किसी को तकलीफ ना हो, अदालतों में किसी को तकलीफ ना हो। समस्या समाधान तो सारे होने लग रहे हैं, क्या नहीं बन रहा? रोड बन रहे, हाईवे बन रहे, सब चीज बन रही, और क्या चाहिए। कैमरामैन अनिल कुमार ठाकुर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पानीपत। और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े। कुमार, 3 अहम जो वर्ग हैं, किसान, पहलवान और साथ ही साथ नौजवान, सभी को साधने की कोशिश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब हम हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं। और इस बार पहलवानों की एंट्री ने भी कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक मोड़ दिया है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को। सही कहा आपने कि जो तीन नाम आपने लिया, किसान, पहलवान और नौजवान, ये तीनों वर्ग को साधने की कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम जो अन्य दल जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो। तो ये अगर आप हरियाणा की राजनीति को अगर देखेंगे तो हम इसको पॉलिटिकली तीन वर्गों में हम बांट के हम देखेंगे, तीन एरियाज में हम बांट के देखेंगे। पहला एरिया वो है जो अंबाला से लेकर सोनीपत का जो जीटी रोड एरिया है, और दूसरा जो आप कहेंगे कि गुड़गांव का जो एरिया है, जिसको अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड हैं। तीसरा जो जाटलैंड है, आप रोहतक आप देखें, झज्जर आप देखें, तो यहाँ पर पिछली बार भी कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी उनको उम्मीद है कि वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये दो जो सेगमेंट्स हैं, जीटी रोड एंड अहिरवाल जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस डेंट मारने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस वहां डेंट लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कितना सफल होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों क्षेत्रों में, आज भी मैं इन क्षेत्रों में घूम रहा हूं और यहां देख रहा हूं कि एक आप अगर हम बात करें, अभी बात हो रही थी कि जाट और दलित दोनों एक साथ आएंगे और कांग्रेस स्विप कर जाएगी, लेकिन आप अगर देखें कि इन दोनों जातियों का इतिहास देखें तो मुझे याद है 2007 में मैं कवर कर रहा था गोहाना, जो सोनीपत के पास में गोहाना एरिया है, वहां पर जिस तरीके से जाट वर्सेस और दलित के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो एक बहुत ही खतरनाक, मतलब कहा जाएगा 10-12 दिन तक वो लड़ाई थमी नहीं थी। तो अब देखना होगा कि जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन कैसे कांग्रेस फिट बिठा पाती है। अशोक, आपने आयाराम गयाराम की चर्चा की, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बताया इतिहास आयाराम गयाराम का। अब आप सोचिए कि अशोक तंवर 1 घंटे पहले बीजेपी की रैली को संबोधित कर रहे थे और अगले 1 घंटे के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक तरह से यहाँ पर एक ही दल में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग शामिल हुए हैं रातों रात। फिर
कांग्रेस के भी कई लोग शामिल हुए हैं। तो ये चुनाव अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चुनाव है और जिस तरीके से मतदाताओं का इंटरेस्ट इस चुनाव को देखने में आ रहा है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है भाई ऑल इज वेल बिटवीन शैलजा जी एंड हुड्डा साहब, बट क्या ऑल इज वेल जब हम अनिल विज की बात करते हैं और नायब सिंह सैनी? इस पर एक आकांक्षा और मुकेश से लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जनादेश पर लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत जनादेश में। और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम जो हरियाणा के पूर्व राज्य गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब, उनकी चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए CM पद की दावेदारी भी ठोकी थी उन्होंने। और ये माना जाता है कि नायब सिंह सैनी उनके बीच कुछ ठीक नहीं है, तो इस पर भी करेंगे चर्चा यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और हरियाणा की राजनीति की जब हम बात करते हैं, खास बड़ा नाम है, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। त्रिवेदी साहब, विज साहब अब कह रहे हैं कि भाई मैं CM कैंडिडेट हूँ और ये भी कह रहे हैं कि अगली मुलाकात CM आवास पर होगी। कितना पुख्ता मान रहे हैं आप इनके दावों को? अनिल विज साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं और उनको बहुत समय से इच्छा थी। पिछली बार भी जब हो रहा था, खट्टर साहब का भी जब नंबर आया था, तब भी अनिल विज साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुझे अभी उनकी संभावना नहीं लग रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह साहब को अपना कैंडिडेट बना रखा है और उनका नंबर कितना आएगा और कितना वो नुकसान कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नुकसान चुनावी भविष्य में करेंगे। तो हो सकता है बाद में क्या उनको जिम्मेदारी मिले। अदिति जी तो बहुत हरियाणा की राजनीति को समझती है, उन्होंने भी जिक्र किया। मुझे रामायण की चौपाई एक याद आती है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कि जा पर कृपा राम की हुई, मतलब जो लीडर हमारा जो हाई कमान है ना, जा पर कृपा आपकी हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो कौन जीतता है कौन हारता की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो मुझे लगता है वो दिल्ली में बैठ के JJP का जो वो निशान है, चाबी, वो चाबी जो है वो रखी हुई है दिल्ली में। दिल्ली अब दूर भी नहीं है। हमारे साथ गुरुग्राम से मुकेश शुक्ला जुड़े। मुकेश भाई, गुरुग्राम की जनता क्यों सुस्त है? जो तमाम वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उसमें अम्बाला बाजी मारता हुआ, लेकिन पानी ये जो गुरुग्राम वासी हैं, या IT हब है, लेकिन ये पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम रूरल और अर्बन जो मतदाता है उनको कंपेयर करते हैं, हमेशा रूरल मतदाता बाजी मारता हुआ नज़र आता है। मुकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। गुरुग्राम से सटे सिकंदरपुर गांव में मैं जब पहुंचा था आपसे कुछ देर पहले, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने बोला भाई 7 बजे ही हम आ गए थे वोट डालने और जब शुरू हुआ तो उन्होंने ताबड़तोड़ मतदान किया। उसके बाद गुरुग्राम के इस मेन इलाके में हम आकर के खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है वो रफ्तार मतदाताओं की जो है वो सुस्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल इक्का दुक्का यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं कैंडिडेट। शुरू सुबह थोड़े ऐसे आए थे, बट अभी जो है हाल फिलहाल की स्थिति बहुत सुस्त है, क्योंकि आसपास के कई स्कूलों में भी मैं जाकर के देख के आया तो वहाँ पर भी कुछ ही जो लोग थे वो वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम शहरों की बात करें तो उनको लीड करना होगा, उनको आगे आना पड़ेगा, इस बदलाव में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो 75% मतदान हुए, उसके बाद 65% मतदान जो वो 2019 में होते हैं। लेकिन अभी के जो मतदान है उसमें जो देहात का एरिया वो ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल होता है, वोट डालने को लेकर के रुचि होती है, उनके कई सारे सपने होते हैं, बदलाव वो देख रहे होते हैं। बादशाहपुर
चले जाएं, सिकंदरपुर चले जाएं, तो इन इलाकों में आपको लगता है कि नहीं वहाँ के लोगों को ज़रूरत है। लेकिन शहर के लोग शायद क्योंकि IT हब है, यहाँ पर गाँव जैसा कुछ है नहीं, सबको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर राज्य को उनको दुरुस्त बनाना होगा, राज्य को अगर उनको सही तरीके से चलाने के लिए एक कमान सौंपनी होगी, चाहे कोई भी सरकार चुन करके आती है, लेकिन उनको अपना वोट कास्ट करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तमाम यहाँ पर नारे उन्होंने दिए हरियाणा को लेकर के कि यहाँ के लोग वहाँ से घरों से निकलें और वोट कास्ट करें, ऐसे में देखिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं अलग अलग पार्टी के, वो अपना वोट कास्ट करके जा चुके हैं। खिलाड़ियों ने यहाँ पर अच्छी खासी रुचि दिखाई है और कई जैसे बात करते हैं विनेश फोगाट की, ओलंपिक में वो प्रदर्शन करके आए, उसके बाद सीधे वो चुनावी दंगल में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर भी वो अपना हाथ जो है वो आजमाने की कोशिश कर रही हैं। कितना वो सफल हो पाती हैं ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन अभी गुरुग्राम की स्थिति जो ज़रूर है, यहाँ रफ्तार वोट की धीमी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, परवान चढ़ेगा, वोट की रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। आकांक्षा हमारे साथ पंचकुला से मौजूद है। पंचकुला भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में पिछड़ता हुआ नजर आया, अभी तक लोग जाग नहीं रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगी सावित्री जिंदल के बारे में आपसे। आकांक्षा, विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते तो हिसार हाई प्रोफाइल सीट्स में शामिल है, सबसे अमीर कैंडिडेट मानी जा रही हैं, जिंदल परिवार से आती हैं। कितना बड़ा दारोमदार मानती हैं आप, और हिसार सीट को लेकर अगर देखें तो मुकाबला कितना कड़ा? मैं आपको बताना चाहूँगी उनके बेटे जो हैं उन्होंने हाल ही लोकसभा में जो है बीजेपी ज्वाइन करी थी कांग्रेस छोड़ के, और एक तरीके से वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गई थी, पर क्योंकि इस बार उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने इस बात निर्दलीय चुनाव लड़ने का ठाना। और उन्होंने कहा कि हिसार के लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं हिसार से जुड़ी हुई हूँ, मैं हिसार की हूँ, तो हिसार के लोग चाहते हैं और लोगों के चाहने पे जो है मुझे निर्दलीय जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो जब पिछली सरकार थी तो उस टाइम पर भी जो है सावित्री जिंदल को मिनिस्टर बनाया गया था और उनका हमेशा ही जो है शेयर रहा है सरकार के अंदर। पर अब अगर लोकसभा की बात करें तो उस टाइम पर जो है बीजेपी की तरफ जो है आ गई थी, पूरा परिवार जो है बीजेपी की तरफ आ गया था, पर इस बारी टिकट ना मिलने पर वो इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रही हैं हिसार से। बिल्कुल, और हमारे साथ अदिति जी भी मौजूद हैं। अदिति जी, हमने इस बार ये चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनका डोर टू डोर कैंपेनिंग में यही मानना था कि कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं उनका नंबर्स बाकी पार्टियों से ज़्यादा है। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन मुझसे लगातार कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक लूँ। लेकिन क्या निर्दलीय जो हैं और उनके वोटिंग पैटर्न के लिहाज से और जिस तरह से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, कितना असर डलेगा, इस पर करेंगे चर्चा वक्त छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद का स्वागत। जहाँ देश में आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 90 विधानसभा सीट हैं, 22 ज़िले हरियाणा के, जहाँ वोटिंग इस वक्त जारी है। अदिति जी, निर्दलियों की बात अगर की जाए तो बीजेपी में जहाँ बागी टेंशन बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस की आपसी रार है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे में निर्दलियों की जो वोटिंग पैटर्न है और साथ ही साथ जो डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की, कितना बड़ा कारक आप मानती हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट भाजपा की स्ट्रैटेजी जो है आंचल जी, वो मैंने नोटिस किया है कि निर्दलीय कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करने की है कुछ कुछ सीटों में, और कहीं जो रेबल्स हैं इस चुनाव में 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जो आप निर्दलियों की बात कर रही हैं, जो जाहिर तौर पर हर चुनाव में होते हैं, रेबल कैंडिडेट्स होते हैं मोस्टली। एक जो INLD BSP के कैंडिडेट्स हैं, वो जिन जिन सीटों पर हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा जो JJP और आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उसके कैंडिडेट्स भी बहुत प्रभाव डालने वाले हैं। तो मैं इन तीनों को एक ही कैटेगरी में ब्रैकेट करूंगी, क्योंकि इन तीनों का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव में। ये नया एक फैक्टर है। और हम ना भूलें कि आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा चुनाव में उतरी है, तमाम सीटों पर लड़ रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप लाडवा सीट की ही बात कर लीजिए, जहां से
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं। उस सीट पर एक तो आउटगोइंग एमएलए हैं जो कांग्रेस के मेवा सिंह, वो अच्छी खासी फाइट दे रहे हैं। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है वो INLD बीएसपी की एक कैंडिडेट है सपना बर्शीराम, जिनका उस प्रेजेंस इलेक्टोरल फ्रेम में होना बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहा है चुनाव को, क्योंकि आमतौर पे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि वो दलित वोट को काट सकती है। और दलित वोट को काटने की वजह से हालांकि कुछ अखबारों में ये भी छपा है कि चीफ मिनिस्टर के लिए लाडवा सीट मुश्किल है, लेकिन वो दलित कैंडिडेट की प्रेजेंस जो है वो इक्वेशन को पूरी तरीके से बदल देगी। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट का जो पहले ट्रेंड हुआ करता था वो कम्प्लीटली अब डिफरेंट है। ना सिर्फ निर्दलीय जिनकी आप बात कर रही हैं इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, बल्कि ये तीनों ये फ्रिंज पार्टीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है आंचल, वो ये है कि इस पर्टिकुलर चुनाव का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो मेरी नज़र में है वो ये है कि ये चुनाव कंप्लीटली तय करेगा कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लाल्स की राजनीति हरियाणा में होती थी, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, उनके बच्चे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका क्या फेट रहता है? क्योंकि आपने जो अहम बात आखिरी में कही, इसी पर मैं रवि जी साहब का एक कमेंट में यही पूछना चाह रहे थे कि शुरुआत तीन लालों से हुई थी और इसमें हम देखते हैं जब हरियाणा की राजनीति में अलग अलग पड़ाव आए, लेकिन इस बार के चुनाव क्या इस इरा को ख़त्म करेंगे या फिर उनका भविष्य इस चुनाव से आगे और तय होगा? त्रिवेदी साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अदिति जी ने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि ये उनके लिए केवल खड़े रहने लायक भी चुनाव बन जाए तो काफ़ी है कि वो जो जनरेशन है तीनों लाल की, जो जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को ही नहीं हरियाणा के विकास में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बंसीलाल जी ने हरियाणा के विकास पुरुष माने जाते हैं, देवीलाल जी ने भी उसी तरह से काम किया, भजनलाल ने भी किया। तो लेकिन उनकी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है वो आज की तारीख में इस चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है उन्हें एक नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। एक बात मैं छोटी सी और जोड़ दूँ, जो अदिति जी ने कहा, जो आपने 3 तरह की बनाई है कैटेगरीज, उसमें महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि पिछली चुनाव में 20 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से कम का विनिंग मार्जिन है। उसमें बीजेपी ने 11 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती। तो वो 20 सीटों पर ये सारे जो वोट कैंडिडेट्स हैं या जो सेट्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो असर डाल सकते हैं कि मान लीजिए 5-6 हज़ार का विनिंग मार्जिन है और उसमें किसी कैंडिडेट ने 8,000 10,000 वोट जीत लिए, तो वो भी चुनाव नतीजों को बदल सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी की सीट का तो जिक्र किया, ये एक सबसे चर्चित सीट विनेश फोगाट की सीट है, वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि आसानी से निकल जाएगी। तो चुनाव नतीजों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और चुनाव की भविष्यवाणी करने का वक्त तो नहीं है नतीजों का, लेकिन ये तीनों लाल को मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति को वापस से री इन्वेंट करना पड़ेगा। जी, री इन्वेंशन क्या ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म में तब्दील हो पाएगी, ये इसका फैसला आज जनता कर रही है, जिसके नतीजे घोषित होंगे। प्रधानमंत्री जी का नारा है, उससे चुनाव का रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं का। मुकेश को मैं देख पा रही हूँ बहुत गर्मी में वो खड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तहे दिल से। कुमार आलोक आपका भी, आकांक्षा आपका और दोनों ही विशिष्ट मेहमानों का जनादेश की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से चुनावी गुणा भाग किया गया, कई पार्टियों से बागी शामिल दूसरी पार्टियों में हुए, दल बदले, पर क्या दिल मिले और क्या इन दिल मिलने से धड़कनें किस पार्टी की तेज़ होंगी 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। दोनों ही तो तमाम स्टेट है, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों की। बने रहिएगा हमारे साथ, जनादेश में चर्चा रहेगी जारी, वक्त एक ब्रेक का। चलिए, तो ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है और वोटिंग पैटर्न जो सामने आ रहा है, हम उसमें देख पा रहे हैं कि अभी तक 12% और 11% के आसपास मतदान चल रहा है। लेकिन फिर मैं वही लगातार बात कर रही हूँ उस मंच के माध्यम से कि जो अर्बन कैंडिडेट है वो घर पर है, भाई उठिए, चाय वाय अगर पी ली हो तो वोट करने के लिए बाहर निकले, क्योंकि जनता का आदेश ही जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनको सत्ता के गलियारे तक पहुंचाता है। फिलहाल जनादेश में इतना ही, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।